लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है, फिर आपको समझाते जाता हूँ धीरे धीरे। We see a variety of objects in the world around us. We are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. देखो, हम सभी को पता है जो चीज़ें हमारे आजू बाजू है उन्हें हम कैसे दिखते हैं, बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, उसका मेन सोर्स, लाइट का जो मेन सोर्स है हमारे लिए वो क्या है? ऑफकोर्स सन, जो कि एक स्टार है जो लाइट एमिट करता है। ठीक है, अब सोचो कि आप एक अंधेरे रूम में हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। बेसिकली लॉजिकली आप क्या सोचोगे? मैं एक अंधेरे रूम में हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। बट मैं जब ये कहूँ कि मैंने लाइट ऑन कर दी तो फिर मुझे सब दिखने लगेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया, कहा गया है कि वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। हम अंधेरे रूम में, कमरे में कुछ देख नहीं पाते, पर जब रूम में लाइट जलती है तो थिंग्स बिकम विजिबल। ठीक है, कॉमन सेंस। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? अब इसी 3 लाइन पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ऐसी क्या चीज़ है जो चीज़ों को हमारे लिए देखने लायक बना देती है? चीज़ें अपने आप तो लाइट एमिट करते नहीं है जो हमें जैसे जो वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख जाए। कुछ चीज़ें ही है जो खुद लाइट एमिट करती है, जैसे कि सन जो कि सोर्स है लाइट का, बट हर एक चीज़ थोड़ी ना एमिट करती है लाइट। तो वही क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी आप सोचो, अभी आप इमेजिन करो कि रात के मतलब सुबह के 5 बजे रहे। ठीक है, 5 बजे तो सनराइज़ होता नहीं है, मतलब अंधेरा ही होगा। थोड़ा लिटिल बिट दिखना चालू हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट अंधेरा ही होगा। ठीक है, अभी आप सोचो अंधेरा है, अचानक से आप बालकनी में खड़े हो, सूरज नहीं, स्काई को देख रहे हो, अचानक से आपको सब दिखने लग जाता है। अचानक से एक रोशनी स्काई में दिखती है, तो कैसे दिखती है? तो देखो, इसके पीछे का लॉजिक बेस बहुत सिंपल है। सन जो होता है वो लाइट एमिट करता है, उसकी जो लाइट रेज है, जिसे बीम भी कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट। तो जब वो बीम ऑफ लाइट अपने अर्थ पे आती है तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाइट ट्रैवल करने में भी टाइम लगता है। तो इसका मतलब सन की लाइट जब अर्थ पे आती है, सन की लाइट रेज जब अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है, यानी अर्थ पे गिरती है, तो उसके बीच में जो लाइट को ट्रैवल करने का जो टाइम है लाइट का, वो 8.5 मिनट होता है। तो 8.5 मिनट लगते हैं एक लाइट रे को सन से अर्थ पे आने के लिए, और फिर अर्थ से रिफ्लेक्ट होने में। ठीक है, 8.5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि चलो रोशनी होना चालू हो गया, तो ये जो रोशनी है ना, ये 8.5 मिनट पहले ही सन से रिफ्लेक्ट हुई है। तो अभी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, यानी कि सन अभी जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अर्थ पे एक पॉइंट पे गिरती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे कि आप एक रबर का बॉल लो और एक प्लास्टिक का बॉल लो। अब रबर को बॉल को आप एक वॉल पे मारो तो आप देखोगे कि वो बाउंस होके आपके पास वापस आएगा या फिर दूसरी जगह गिर जाएगा। बट प्लास्टिक का बॉल ऐसा होता है, प्लास्टिक का बॉल हैवी होता है, आप उसको थ्रो करोगे वो वापस तो नहीं आएगा पर थोड़े डिस्टेंस के बाद गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रबर को लाइट रे में कंपेयर करेंगे। कैसे? लाइट की जो रे होती है वो कैसे होती है, एक जगह एक ऑब्जेक्ट पे गिरी ना तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट पे वो लाइट रे गिरती है, रिफ्लेक्ट करके अपने हमारे आँखों में आती है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जिस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट पहले गिरी थी। ठीक है, लाइट रे गिरी थी। ठीक है, इसे हम बहुत इजीली बाद में समझेंगे,
ये तो इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं आपको बस ब्रीफ दे रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो एक बात तो हमें क्लियर है कि लाइट का रिफ्लेक्शन और उसका जो ऑब्जेक्ट पे गिरना है और रिफ्लेक्ट होना है, ये हम बेसिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अब लाइट को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब मीडियम यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी जो अर्थ के पास है, जो सन के पास भी है, जो हर एक प्लेनेट पे, इसीलिए तो लाइट रिफ्लेक्ट कर पाती है। ठीक है, अगर आप एक ऑपेक ऑब्जेक्ट को, अगर आप एक जगह से टॉर्च मार रहे हो, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जब एक कंसिडर कर लो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वुड। अब आप एक पॉइंट से, पॉइंट ए से टॉर्च मार रहे हो, टॉर्च ऑन कर रहे हो, और पॉइंट बी पे वो टॉर्च गिरनी चाहिए, और अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक वुड का ब्लॉक रख दो। ठीक है, वुड का ब्लॉक रख दो। अब आप देखोगे कि वुड का ब्लॉक जो होता है ना, वो इर्रेगुलर सरफेस के साथ होता है, वो स्मूथ नहीं होता, वो होता है इर्रेगुलर सरफेस के साथ। तो इर्रेगुलर सरफेस का मतलब क्या कि वो स्मूथ नहीं है, और लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए जो सरफेस चाहिए होता है वो स्मूथ चाहिए होता है। ठीक है, स्मूथ चाहिए होता है। अब वुड स्मूथ थोड़ी है, ठीक है। तो जब लाइट पॉइंट ए से ऑन मतलब पास हो रही है पॉइंट बी तक, और बीच में वुड डाल दो, तो होगा क्या? लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट माने क्या? स्मूथ सरफेस तो वो है नहीं वुड, तो उसको लग के इधर उधर फैल जाएगी। वहीं अगर आप मिरर रख दो ना, तो जिस एंगल पे वो गिर रही है ना मिरर पे, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम डायग्राम थ्रू या एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने इस चैप्टर में, वो भी हम पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और साथ ही साथ स्फेरिकल मिरर्स। उसके साथ साथ 8 डायग्राम्स भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बनाए गए हैं। आपको पता ही है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता क्या है, ठीक है। पर लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम सब ने 7th 8th में लाइट के 2 लॉज पढ़े थे, और वो 2 लॉज है, मैं आपको अभी तो एकदम नॉर्मल बता दूंगा 2 मिनट में, बट इसका नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। बट अभी समझते हैं 2 लॉ कौन से, ठीक है। सबसे पहला वाला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस एंगल पे वो लाइट रे मिरर पे गिर रही है, उसी एंगल पे वो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि गिरने वाली रे, मिरर पे गिरने वाली रे और रिफ्लेक्ट होने वाली रे, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिंग रे, ये दोनों रे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। हाँ, इक्वल होने, क्या होना चाहिए? वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। उसका डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने कहा जैसे ब्रीफ में छोटा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता मैं, अभी वीडियो एंड करने को आ रहा है, पर स्मॉल एक्सप्लेनेशन दे